गुड मॉर्निंग क्लास। जीके विद विकास में आपका स्वागत है। 12 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा ये टॉपिक सिलेक्ट किया हूँ और इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। मैं डायरेक्ट टॉपिक लिखा हूँ, उसको डिस्कशन करके बताऊँगा यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो चलते ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि पहला है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये हिस्ट्री का है। हिस्ट्री से क्वेश्चन जो भी आएंगे ये कंपटीशन में भी आते हैं और अभी जो एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है 12th का, उसमें भी हिस्ट्री वाले जो पेपर में है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है और हड़प्पा जो जगह है वो आपको रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। उस तरह से ये क्वेश्चन दो बन सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को देखने का श्रेय जो है ना कलिंगम को मिलता है, बट हुआ क्या कि वो ज़्यादातर वो नहीं समझ पाए और उस अपना काम करके वहाँ से मतलब कि चले गए। लेकिन सर्जन मार्शल के संरक्षण में जब उन्होंने संभाला तो इसको बहुत सारा खुदाई करवा के बहुत सारे जो साक्ष्य मिले हैं उससे आगे बढ़े। अभी भी इस पर खोज होती रहती है। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो ये बहुत बड़ा बाजार का केंद्र है। इसका राखालदास बनर्जी के तहत इसको खोजा गया था। भारतीय इतिहासकार जो है राखालदास बनर्जी है। संरक्षण तो वो सर्जन मार्शल के नेतृत्व में ही होगा। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ये दो। मोहनजोदड़ो जो है बहुत बड़ा बाजार का केंद्र है। यहाँ से बड़ा स्नानागार भी है ना। यहाँ पे लोग जो है व्यापार के लिए आते थे, सामान बेचने ठहरते थे। भवन है, बहुत बड़ा भवन है यहाँ पे इस तरह का। उसके बाद है एसआईटी सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था। सर विलियम जोन्स ने किया था। एसआईटी सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था। सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था कलकत्ता में। सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है ना ये क्या बोलते हैं अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास का लिखा हुआ है उसको भी रूपांतरित अंग्रेजी अनुवाद में किया गया था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात को हम एक और नाम से जानते हैं, सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। गुजरात में और भी बहुत सारा फैक्ट है। धौलावीरा जो है वहीं है और उसके बाद ये जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है लोथल कहाँ पे है तो भोगवा नदी के किनारे में। ये कहाँ पे जगह है तो आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं गुजरात में है। और एक कालीबंगा जो होता है वो राजस्थान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कालीबंगा वो जो है घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा अगर होगा तो घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात में है और कालीबंगा जो है राजस्थान में है। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व। ये कलिंगन को बोला गया है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है कलिंगन को कहा गया। उसके बाद है अर्थशास्त्र को 15 भागों में डिवाइड किया गया है और इसको लिखने का श्रेय जो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य तीनों जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे वही चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री जो बने थे उन्होंने लिखा है इसको। अर्थशास्त्र का किताब जो है 15 अध्यायों में बांटा गया और राजनीतिक साम्राज्य के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के मौर्य के साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। उसके बाद गुप्त के समय चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त के समय जो चीनी यात्री आया था फाहियान आया था। गुप्त के समय में चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान। हाँ, गुप्त के समय में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गुप्त के समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले थे, बट क्या हुआ था वो शुद्धता नहीं हो पाया। उसके समय में चांदी के सिक्के चांदी का सिक्का जो था वो शुद्ध व्यवस्था में जो ज्यादातर चला। ज़्यादातर सोना का सिक्का बनाने के उद्देश्य से वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाए। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो है सोने के सिक्के जो है चलाए गए थे तो गुप्त काल में चलाए गए थे। और शुद्ध सोना का सिक्का अगर बोल दिया जाए तो कुषाण के समय सबसे पहले जो है इसके समय गया। और कुषाण के समय में जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना ये शुद्ध सोना का सिक्का चलाया गया था। उसके बाद है क्या महाभारत को महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है ना। महाभारत को किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास। अगर रामायण आ जाता वाल्मीकि हो जाता है ना। ये भगवत गीता को भी महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया। धर्म की शुरुआत जो है ना सबसे ज्यादा धर्म की शुरुआत जो अशोक के समय में ही होता है। अशोक के समय में अशोक से और भी रिलेटेड है कलिंग युद्ध है।
13वें शिलालेख में मिलता है उसका, जो हाथी गुफा जो है उससे प्राप्त होता है। तो अशोक जो है कलिंग के युद्ध में जो है ना धम्म को प्राप्त कर लिया था, धम्म को अपना लिया था। वह क्या कि वहाँ का राजा जो है खारवेल रहता है, वहाँ का राजा जो चेदी वंश का राजा रहता है खारवेल, उसी के बीच में इसकी युद्ध होती है और बहुत सारे जो सैनिक मारे जाते हैं उसके लौ और ये लौ को देख के, मतलब खून को देख के जो है ना इनका मन हृदय जो है परिवर्तित होने लगता है और विचलित हो जाते हैं। उसी समय उन्होंने अपने शस्त्र को त्याग कर और धम्म को अपना लेते हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि कह के अपने बुद्ध के चरणों में मतलब कि अपना जीवन अब रख देते हैं। उसके बाद क्या है महावीर जो है ना जैन धर्म के मतलब कि 24वें तीर्थक के रूप में माने जाते हैं और ऋषभदेव जो थे वो प्रथम मतलब कि जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं ऋषभदेव। महावीर का जो जन्म है ना 540 में हुआ था। कब हुआ था? 540 में हुआ था और 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या 540 में जन्म हुआ था, 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है, ये सब बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और हुआ क्या, ये इनका जन्म जो है ना यहाँ पे हुआ था कुंडग्राम, जो वैशाली जगह है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वैशाली में कुंडग्राम में। मृत्यु है पावापुरी राजगीर में है, वो अभी वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी माँ का नाम जो है त्रिशला था, महावीर की माँ का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था, पत्नी का नाम यशोदा था। और एक दामाद थे उनके जमाली थे, है ना, ये थे। और इनके समय में 2 जैन संगीति हुई थी। एक पाटलिपुत्र में हुआ था 300 BC में, पाटलिपुत्र में जो था ना, पाटलिपुत्र में 300 BC में हुआ था, है ना। और एक वल्लभी में हुआ था, एक वल्लभी में हुआ था गुजरात में, एक वल्लभी में हुआ था गुजरात में, ये था। और इसके बड़े भाई जो थे ना नंदीवर्धन, इसके बड़े भाई का नाम जो है नंदीवर्धन। और ये 30 वर्ष की अवस्था में अपनी गिरी को त्याग किए थे, जबकि गौतम बुद्ध जो है 29 साल की अवस्था में अपने घर को छोड़े थे। और 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई से आज्ञा लेके वो घर को त्याग दिए और अपने मार्ग को आगे बढ़ाए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो उन्होंने अपना जीवन पूरे निकाल दिया। और समाज में एक बहुत बड़ा जो है इनका नाम है, मतलब कि महावीर भगवान बने जैनियों के। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि 24वें तीर्थक जो महावीर है, इनके समय में जैन धर्म का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। और उसके बाद जो है गौतम बुद्ध से इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन इससे आते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है एक ये लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल है, लुम्बिनी कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी वहाँ पे हुआ था। और इनका जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। और ये जो यहाँ के शाहगण के प्रधान थे वो इनके पिताजी। और इनका माँ का नाम जो है ना महामाया था। इसकी माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम जो है महामाया था। और इसकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी के नाम से जानी गई। जबकि गौतम बुद्ध के जन्म के 6 दिन के पश्चात 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इसकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी वही किए थे। बाद में मतलब कि सुद्धोधन इनके पिता थे, है ना। और इनकी माँ जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनका एक पुत्र भी था, नंद था। ये जो है ना 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है और गिरी त्याग करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में इनका एक पुत्र रहता है राहुल। और ये ज्ञान की प्राप्ति में सबसे पहले आते हैं वैशाली में और वहाँ इनका अलार का नाम से मुलाकात होती है। उन्हीं से ये शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिलता है उनको और वो आगे निकल जाते हैं बोध गया की तरफ। बोध गया में जाने के बाद वो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, एक साल वृक्ष है, उसी के नीचे 6 साल तपस्या करने के बाद अन्न धन त्यागने के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अब 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उसके बाद इनकी 4 बौद्ध संगीतियाँ भी थी। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ जो है राजगीर में होती है। कहाँ प्रथम बौद्ध संगीतियाँ क्या होती है? राजगीर में होता है। दूसरा होता है वैशाली में, तीसरा होता है पाटलिपुत्र में, चौथा होता है कुंडलवन जो कि कश्मीर है। पहले के समय अजातशत्रु जो है राजा रहते हैं, है ना, महाकश्यप अध्यक्ष रहते हैं। ये 483 के आसपास 483 ईसा पूर्व में होता है
दूसरा होता है 383 में जो वैशाली में होता है मैं काला अशोक के समय, और सभा कामी जो है अध्यक्ष रहते हैं। और तीसरा जो है अशोक के समय में होता है मोगलिक 30 अध्यक्ष रहते हैं 251 BC में। और लास्ट जो है प्रथम सदी में होता है कनिष्क के समय में, जो कि वसुमित्र जो है अध्यक्ष रहते हैं। इनसे इतना सारा जो क्वेश्चन है बन सकता है। हीनयान महायान भी है। हीनयान महायान में होता क्या है, हीन समुदाय के लोग जो बौद्ध धर्म में दो गुट में बढ़ जाते हैं बाद में कुषाण के समय में। होता क्या है कि प्रथम हीनयान जो है वो चाहते हैं कि जो बुद्ध के उपदेश हैं जो पहले से परंपरा चलती आ रही है उस उद्देश्य को हम मानते रहेंगे, उपदेश को मानते रहेंगे और इसी संकलन को आगे हम मतलब कि अस्थाई रखेंगे। बट होता क्या है कि महायान के समय में होता है क्या, कुछ चेंजिंग करना होता है, मूर्ति पूजा वगैरह ये सब स्टार्ट होने लगता है, जबकि उन लोग को हीनयान में ये सब नहीं करना रहता है इस तरह का। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक रहता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक रहता है। इसके समय में जो है ना क्या होता है कि ये जो नंद वंश के बाद जो है आता है धनानंद को पराजित करने के बाद, और जो राज्य पे मतलब कि ये मगध पे बैठता है वो प्रधानमंत्री के रूप में जो है कौटिल्य जाने जाते हैं। उन्हीं की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से ये जो सत्ता पे बैठते हैं। चंद्रगुप्त का बेटा एक रहता है बिंदुसार और उसका बेटा जो रहता है अशोक के समय में ना बहुत सारा काम होता है, जैसे कि धर्म की शुरुआत है ना, ये धर्म को फैलाना, बौद्ध धर्म को ज़्यादातर लोगों को बताना, ये सब उसके समय में बहुत ज़्यादा होता है। मगध जो है ये बहुत बड़ा साम्राज्य, महाजन पद में मगध जो है बहुत बड़ा साम्राज्य के तौर पे जाना जाता है। मगध का संस्थापक जो है ना अस्थायी रूप से संस्थापक बोला जाए तो बिम्बिसार को माना गया। हर्यक वंश का संस्थापक जो रहता है बिम्बिसार रहता है। उसके बाद जो है बिम्बिसार में भी कुछ मतलब कि लगातार उसके वंशज जो रहते हैं वो रहते हैं, जैसे कि उनका मगध में जो है बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु आते हैं, अजातशत्रु के बाद उदयन आते हैं, उदयन के बाद नागदशक आते हैं, है ना। नागदशक को मारता है शिशुनाग के बाद नागवंश का स्थापना होता है। नागवंश के स्थापना शिशुनाग ने किया। उसके बाद उसका पुत्र जो होता है कालाशोक। उसके बाद जो है ना नंद वंश का उसमें आता है, महापद्मानंद जो है नंद वंश के संस्थापक होते हैं। उसके बाद घनानंद के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसमें इन करता है मगध में, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर जो है जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे था ना महावीर वाला श्वेतांबर दिगंबर जैन संप्रदाय। होता क्या है कि एक मगध साम्राज्य में जो है ना 12 साल का अकाल पड़ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसी समय जो है ना कुछ जैन समुदाय सदस्य रहते हैं, समुदाय के सदस्य रहते हैं, वो चले जाते हैं श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक वाला जगह है वहाँ अकाल पड़ने के कारण, ठीक है। तो उसके बाद जो वहाँ से आते हैं तो दो गुट में जैन धर्म को बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है जो मतलब स्थूलभद्र के द्वारा जो है श्वेतांबर का, दिगंबर है भद्रबाहु का अध्यक्ष माना जाता है, भद्रबाहु के। उसके बाद हीनयान महायान तो हम बता ही दिए पहले। जो हीनयान जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, महायान जबकि मूर्ति पूजा करते हैं। ये जो है हीनयान में जो बौद्ध के जो संकलन है, प्रवचन है जो पहले से है उन्हीं को मानना है, नया कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। जबकि इसमें क्या है कि महायान में ऐड करना है, कुछ समय के हिसाब से बदलते रहना है, ये करना है। उसके बाद है कुतुब मीनार का असल में होता क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही स्टार्ट होता है। और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। मोहम्मद गौरी जो है वही तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का चतुर्थ युद्ध जो होता है उसी का गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का गुलाम रहता है। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो चोंगा मतलब कि पोलो खेलते हुए के दौरान घोड़े से गिर के मृत्यु हो जाती है उसकी। लेकिन इसका निर्माण तो स्टार्ट करवा देता है बट पूरा नहीं करवा पाता है। तो इसका एक गुलाम होता है इल्तुतमिश, वो इस काम को पूरा करवाता है। और कुतुब मीनार का काम अगर पूछा जाए कि पूरा किसने करवाया है तो इल्तुतमिश, अब बोलेगा स्टार्ट किसने करवाया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। विजयनगर ये कर्नाटक है, विजयनगर नहीं जिजिया, ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था।
जो मुसलमान के छोड़ के और भी जो भी समुदाय होते थे उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद मुगल वंश फाउंडर ऑफ मुगल वंश का संस्थापक जो है वो आपको बाबर से स्टार्ट होता है क्या है कि दिल्ली सल्तनत उससे पहले चलती रहती है और लास्ट दिल्ली सल्तनत जो होता है वो इब्राहिम लोदी के पराजित होने के बाद खत्म हो जाता है और उस पर कब्जा हो जाता है किसका? मुगल वंश का संस्थापक बाबर होता है। इब्राहिम लोदी का जो समापन हो जाता है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध भी बोलते हैं उसको, पानीपत के 1526 में जो है ना इसका समापन हो जाता है। बाबर आता है, बाबर जो है उसके बाद बाबर यहाँ पे मुगल वंश का संस्थापक होता। बोलेगा दिल्ली वंश का संस्थापक कौन है? मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर हो गया। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब का भी 3 बेटा है, मुअज़्ज़म, आज़म और काम्बर। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है और लास्ट में जो है मुगल वंश का वो बहादुर शाह जफर जो है, जो 1857 के समय जो है उसका समापन हो जाता है। 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है, रंगून भेज दिया जाता है, अंडमान में जो जगह पड़ता है वहीं पे। ये हो गया मुगल हो गया। पानीपत का युद्ध 3 होता है, एक 1526 में, ये सब हरियाणा वाला क्षेत्र में है। पानीपत का युद्ध 3 होता है, 1526, 1556 और 1761। पानीपत का कौन सा है? 3 युद्ध, 1526, 1556 और 1761। ठीक, अब आ जाते हैं इधर कुछ क्वेश्चन है। पुर्तगाली जो है वो पुर्तगाल से आता है, वहां से एक नाविक आता है वो वास्को डी गामा। क्या? वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र के द्वारा जो है भारत में इन करता है। क्या होता है कि पहले जो है ना भारत की मतलब कि व्यापार की व्यवस्था जो है बहुत पहले प्राचीन युग से भी चलती आ रही है, लेकिन स्थलीय तौर पे वो आती थी। स्थलीय तौर पे जो है मतलब कि स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था। बट होता है कि 1453 में कस्तूनिया एक जगह है तुर्क के पास, वहाँ पे इसको लॉक कर दिया जाता है और वहाँ के समुदाय जो है इधर से व्यक्ति को जो है नहीं आने देता है। स्पेन वगैरह, पुर्तगाल, इंग्लैंड वगैरह जो जगह है वहाँ से रास्ता ब्लॉक हो जाती है स्थलीय मार्ग से। तो होने के कारण जो है तो यहाँ पे अब पुर्तगाली जो है वहाँ पे औद्योगिक क्रांति तो स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि बहुत सारे सामान बनने लगते हैं। और जब ज़्यादा सामान बनने लगेंगे उसको खपाना भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, उसके बाद क्या लॉस होगा। तो भारत जो है व्यापार के तौर पे बहुत ज़्यादा मतलब कि सामान जो है बेचा जाता है यहाँ पे, मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से, मतलब कि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तो सामान जो है ज़्यादातर बिकता है। और वहाँ अच्छा मार्ग वो अपने ये समझता था पुर्तगाली। और हुआ क्या कि तो वो समुद्र के रास्ते से मतलब कि समुद्र के रास्ते से 1498 में जो है ना भारत में वो आता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि पुर्तगाली जो है कब आया था? तो 1498 में आया था भारत में। उसके बाद इंग्लैंड वहाँ से बहुत सारे लोग जो है ना व्यापार करने के लिए मतलब कि भारत में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, वेनिस, ये सब बहुत सारे जो आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में होता है और भारत में आता है। उस समय जो है ना अकबर जो है ना मतलब कि मुगल वंश का फाउंडर जो है उस समय राजा जो है अकबर होता है। बट ईस्ट इंडिया कंपनी जब आता है तो उस समय 1605 में आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में आता है और उस समय अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय जो है जहांगीर हो जाता है राजा, मतलब कि वो मुगल वंश का राजा रहता है। और उसके समय में मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना साम्राज्य को फैलाने का काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर बढ़ता जाता है और उसके बाद इस तरह से कब्जे हमारे देश में आता तो व्यापार के लिए, लेकिन बाद में राजनीतिक तौर पे वो कब्जा करने लगता है और बहुत ज़्यादा समय रहने के बाद यहाँ से भारत को छोड़ के जाता है। कितना संघर्ष होता है, कितना क्रांतिकारी मारे जाते हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, है ना। उसके बाद है उल गुलाल क्या है? उल गुलाल जो है ना ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है ना, बिरसा मुंडा विद्रोह से जाने जाते हैं, है ना, उल गुलाल विद्रोह। ये जो है ना 1895 में स्टार्ट होता है। बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड वाले क्षेत्र से आते हैं। ये तो ऐसे मतलब कि बोला जाए तो जनजाति समाज से है, लेकिन ईसाई मिशनरी और बहुत सारे धर्म को ये जानते थे, मतलब कि इनका पालन पोषण जो है ईसाई मिशनरी मतलब कि अंग्रेज के पास ही हुआ, तो ये बहुत सारी लैंग्वेज भी जानते थे। तो ये अपने समाज के तौर पे मतलब अपने जब समाज में आते हैं, जब भी इनको मिलता है बैठने के लिए, तो अपने समाज की स्थिति को देखते हैं। क्या होता है कि
बहुत सारी जो है दयनीय स्थिति है। अभी भी जो पहले प्राचीन युग में चल रहा था उसी स्थिति में इनके समाज के लोग जो रहते रहते हैं। तो होता क्या है कि उस दौरान जो है ना, ये बिरसा मुंडा के मन में बहुत सारी विचलन मतलब मन जो है विचलित होता है। और उस दौरान जो है धर्म मतलब कि वो बोलते हैं कि इतना सारा देवता जो है मानते हैं, उसको न मान के एक सिंहभूंगा के नाम से जो देवता है उनकी पूजा किया जाए। और ये प्रवचन देते हैं, लोगों को इकट्ठित करते हैं और लोग इनकी बातों को सुनते हैं। तो अंग्रेज के इंग्लैंड में इस तरह से नहीं होता, वो बहुत सारे देश में जाते रहते थे मतलब कि अंग्रेजों के साथ। तो वो देखते हैं वहाँ पे इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं है एक दूसरे में, मतलब कि सब में समानता है। और हमारे यहाँ होता है क्या कि बहुत सारे भेदभाव है। तो पहले शिक्षा एजुकेशन पर भी बिरसा मुंडा ने बहुत जोर दिया कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और उसको शिक्षित कीजिए इस तरह से। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है 1895 में हुआ था और 1900 में इसके एक जेल में मृत्यु हो गई थी। हैजा फैल जाने के कारण जो है इनका मृत्यु हो गया था, जेल में ही हो गई था मृत्यु। उलगलाल के विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं, महान हलचल के नाम से भी जाने जाते हैं, बिरसा आंदोलन के भी नाम से भी जाने जाते हैं। ये आपको झारखंड वाला क्षेत्र में होता है ना। उसके बाद है कानवालिस। कानवालिस क्या है? कानवाली जो है 1793 में होता है। 1793 में ये क्या है? कानवालिस कोड क्या है? 1793 में ये अस्थाई बंदोबस्त और परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है। होता क्या है कि जमींदार जो है ना किसानों से टैक्स वसूला करते थे पहले, है ना। जो भी जमींदार मतलब कि जो क्षेत्र से आते थे जमींदार, वो जो है टैक्स वसूलते थे, अपना जितना भी रेट लगाते थे वो सब लेते थे। तो ये कानवालिस कोड आया। कानवालिस जो है उस समय गवर्नर रहता है ना। गवर्नर 1785 में आता है और 1793 तक रहता है। 1785 से 1793 तक रहता है। उससे पहले वारेन हेस्टिंग का समय होता है क्या? उससे पहले 72 में है ना बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पे पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग होता है। 1772 से लेकर 1784 तक रहता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसके समय में बोलेगा अस्थाई सेटलमेंट या बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो कानवालिस कोड है, ये जमींदारों के साथ किया गया था ना। ये जमींदारों के साथ किया गया था कानवालिस कोड। कानवालिस कोड किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। और ये बंगाल बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र में किया गया था। बंगाल बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में किया गया था। याद रखिए, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। ये तीन जगह जो है ये किया गया था। एक ये हो गया। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था है यहाँ पे। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना ये हेक्टर मुंडो और कैप्टन रीड के समय में किया गया था। किसानों के लिए ये बहुत अच्छा व्यवस्था था। जो होता था कि इसमें जो है ना रैयतवाड़ी में 50% एंड 50% जो है ना 50% का था। 50% जो है अनाज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाती थी, मतलब कि और 50% जो है ना किसान खुद रखते थे। तो किसानों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था जो है राजस्व में देखा जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। उसके बाद है पलासी का युद्ध बहुत ही बोला जाए तो मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है साम्राज्य, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलाव जो है यहीं से होता है, पलासी से युद्ध से। ये 23 जून 1757 को होता है। आइए बंगाल वाले क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? बंगाल वाले क्षेत्र में पलासी जगह है, वहीं पे होता है। ये सिराजुद्दौला के बीच में और क्लाइव रहता है, क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है पलासी का युद्ध। उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है, ब्लैक हॉल की घटना। ब्लैक हॉल की घटना होती है सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 को। कब? 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल की घटना होती है। और उससे पहले सिराजुद्दौला से पहले जो है ना उस समय अलीवर्दी खान रहते हैं, मतलब कि बंगाल का नवाब रहते हैं। और उसके बाद सिराजुद्दौला आता है। सिराजुद्दौला के बाद सिराजुद्दौला जो है ना बंगाल के पलासी के युद्ध में हार जाते हैं। होता क्या है कि मीर जाफर जो है ना उसका वो रहते हैं, मतलब कि जो सेनापति रहता है वो गद्दारी कर जाता है। और जबकि 50,000 सैनिक रहते हुए भी सिराजुद्दौला के पास और मात्र 3500 सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहता है। इधर
सिराजुद्दौला, फिर भी वो पराजित हो जाते हैं। कारण क्या है कि मीर जाफर जो है गद्दारी कर जाता है, उसका जो नवाब वो सेनापति रहता है। उसी के बाद जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज के साथ उसका कुछ बात होता है कि आप जो है ना मेरा सपोर्ट करो, आप वहाँ पे बंगाल का नवाब हम तुमको बना देंगे। वही होता है, बाद में बंगाल का नवाब मीर जाफर को ही बनाया जाता है। 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहता है मीर जाफर। जस्ट उसके बाद उसका दामाद वो आता है मीर कासिम आता है 1760 से 1763 में। और 63 में क्या करता है मीर कासिम जो है वो भारतीयों को टैक्स मुक्त कर देता है, जिसके कारण अंग्रेज ये अच्छा नहीं समझते हैं। और उसके बाद एक बक्सर का युद्ध होता है। जस्ट बक्सर का युद्ध है ये 20 अक्टूबर कब होता है, 20 अक्टूबर को होता है 1764 को। कब होता है 20 अक्टूबर 1764। ये आपको बिहार वाले क्षेत्र में होता है। यहाँ पे ये इसमें जो बक्सर के युद्ध में ना अकेला एक नवाब नहीं लड़ता है, 3 नवाब रहते हैं। बक्सर का युद्ध में मीर कासिम रहते हैं, शुजाउद्दौला अवध से रहते हैं और शाह आलम द्वितीय दिल्ली से रहते हैं। 3 आदमी मिल के बक्सर के युद्ध में रहते हैं, फिर भी पराजित हो जाते हैं। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ये पहला संधि जो है इलाहाबाद की संधि है, ये होता है 12 अगस्त को। कब होता है 12 अगस्त 1765 को। और दूसरा होता है 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी जो है देना पड़ता है शाह आलम द्वितीय को। और 26 लाख रुपये पेंशन के तौर पे 26 लाख रुपया जो है ना पेंशन के तौर पे प्रथम मुगल बादशाह जो होते हैं 26 लाख रुपया पेंशन के तौर पे इनको मिलता है। और जबकि अवध का नवाब शुजाउद्दौला होता है उसको 50 लाख रुपये जुर्माना के तौर पे उसको देना पड़ता है, क्योंकि वो बोलता है, अंग्रेज बोलता है कि आपने मतलब कि इसमें भाग लिया इस युद्ध में तो उसका खर्चा देना पड़ेगा, मेरा जो नुकसान हुआ है उसके लिए। उसके बाद आता है 1857 का युद्ध। ये प्रथम स्वतंत्रता के तौर पे जाना जाता है। ये 1857 के समय जो है गवर्नर जो है लॉर्ड कैनिंग रहता है। और लगभग उत्तर भारत के क्षेत्र में सभी जगह होते हैं। कानपुर में होते हैं कानपुर में नाना साहब रहते हैं, ग्वालियर से तात्या टोपे रहते हैं, झांसी से लक्ष्मीबाई रहते हैं, बिहार से कुंवर सिंह रहते हैं, पटना से पीर अली रहते हैं, है ना। इस तरह से पटना में 3 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। और ये सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो मेरठ से, मतलब कि 10 मई से। ऐसे देखा जाए तो बंगाल से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन व्यापक रूप से बोला जाए तो मेरठ से स्टार्ट होता है 10 मई से, लेकिन होने वाला रहता है 31 मई को। लेकिन योजना प्लानिंग नहीं होने के कारण ये 10 मई को स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण असफल हो जाता है। सभी लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, सभी लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। आर्थिक संसाधन और बहुत सारी चीज़ की कमी होने के कारण ये विद्रोह जो है ना दबा दिया जाता है। और बहुत सारे सैनिक जो है भारतीय सैनिक जो है भारतीय क्रांतिकारी मारे जाते हैं इसमें। उसके बाद है तिनकटिया विधि। तिनकटिया विधि क्या है, ये नील की खेती से रिलेटेड है। तिनकटिया विधि क्या है, नील की खेती। ये बिहार में जगह है चंपारण, वहीं पे हुआ था नील की खेती। इसको हम बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं, नील की खेती के नाम से भी जाने जाते हैं, या गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं, या प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी नाम से हम जाने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन बन सकता है। उसमें होता है क्या कि तिनकटिया विधि में होता है कि जमींदार और घोड़े बगान मालिक के द्वारा बिहार के किसानों के साथ, मतलब कि चंपारण के किसानों के साथ जो है ना कुछ एग्रीमेंट अनुबंध करा दिए जाते हैं, जिसके दौरान जो है उनको नील की खेती करना पड़ेगा। नील की खेती करने के लिए बाद ये किया जाता है। और 3/20 मतलब कि अगर 20 कट्ठा का कोई टुकड़ा है जमीन का तो उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती आपको करनी पड़ेगी। इस तरह से कुछ अनुबंध होते हैं, एग्रीमेंट होता है, और जो कि घोड़े बगान मालिक और जमींदार के द्वारा और किसानों के बीच में होती है। तो इसमें जो है कोई भी प्रशासन या कुछ भी जो है ना हस्तक्षेप नहीं करता है। और इस तरह से उनको दयनीय स्थिति दिन ब दिन खराब होती, क्योंकि नील की खेती करने से क्या है कि जमीन की उर्वरता शक्ति दिन ब दिन घटती जा रही थी। और उस दौरान जो है और उसको जो है सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि नील की खेती करें, लेकिन उनको करना पड़ रहा था, कुछ एग्रीमेंट था इसके कारण। तो इस बात को जो है ना गांधी जी के पास 1916 में राजकुमार शुक्ल एक क्रांतिकारी जो है किसान क्रांतिकारी जो है चंपारण के थे,
उन्होंने गांधी जी को 1916 में लखनऊ अधिवेशन, उसकी लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता उस समय जो है अंबिकाचरण मजूमदार के तहत किया जा रहा था। उसी दौरान राजेंद्र प्रसाद की सहायता से राजकुमार शुक्ल को मिलने का मौका मिलता है और अपनी बातों को रखते हैं और चंपारण सत्याग्रह के बारे में नील की खेती के बारे में बताते हैं। तो गांधी जी आश्वासन देते हैं कि वहाँ पे आके उस स्थिति को हम जानेंगे पहले, उसके बाद वो मतलब कि वहाँ पे कुछ हम कर पाएंगे। तो वो आते हैं, ठीक है। जब आते हैं तो आने के दौरान जो है ना देखते हैं यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन जबकि कमिश्नर वहाँ का जो चंपारण का कमिश्नर मोतिहारी का होता है उसको आने नहीं दिया जाता, आने देते हैं। बट वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और उनकी मतलब कि पब्लिसिटी बहुत रहती है गांधी जी का, कि जस्ट वहाँ 1915 में गांधी जी अफ्रीका से आते हैं, वहाँ पे गोरे और काले का रंग भेद को मतलब कि समाप्त करके आते हैं। तो इनको बहुत सारे लोग जानते हैं और उस दौरान जो है गांधी जी पॉपुलर हो चुके रहते हैं, तो लोग देखने के लिए भयभीत रहते हैं, मतलब कि उत्साहित रहते हैं ज़्यादातर। तो सब मतलब कमिश्नर भी ये रोक नहीं पाता है इनको, और कुछ ही देर के बाद जो है वहाँ पे गांधी जी को छोड़ना पड़ता है और तब वो गांधी जी सभी किसान से जाके नील के बारे में जानते हैं और उसके बाद उसमें सत्याग्रह को आगे पहुँचाते हैं। उसके बाद चौड़ा चौड़ी घटना जो है ना उत्तर प्रदेश की गोरखपुर देवरिया जगह है, वहाँ पे हुआ था। इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, असहयोग आंदोलन होता है 1920 में स्टार्ट होता है। ये अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। ये गांधी जी के द्वारा 1920 से 22 के दौरान चलाया जाता है। असहयोग आंदोलन ये प्रथम जन आंदोलन के तौर पे जाना जाता है। बहुत सारे भारतीय अपना जॉब छोड़ के, अपने मतलब कि सारे कर्मचारी जो रहते हैं जॉब छोड़ के, महिला सब लोग इसमें आते हैं और लगता है कि इस आंदोलन से स्वतंत्रता मिल जाएगा, भारत को आज़ादी मिल जाएगा। तो सभी लोग बहुत जोर शोर से उत्साह से लगते हैं इसमें। उस दौरान क्या होता है कि जस्ट एक घटना घट जाती है चौड़ा चौड़ी। ये जो है 5 फरवरी को होता है। चौड़ा चौड़ी घटना कब होती है? 5 फरवरी को होता है। 5 फरवरी 1922 को कब होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है। इसमें होता है कि एक थाना को मतलब कि कुछ क्रांतिकारी जो गर्म मिजाज के होते हैं वो जला देते हैं, और जलाने के दौरान क्या होता है उसमें 22 पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है। तो क्या कि आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी कर रहे थे, है ना, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। तो इनका जो है सारा जो है मतलब कि आरोप गांधी जी के ऊपर आया था कि आपने कैसे मतलब कि ये क्या कि मतलब कि इतना बड़ा जो है घटना घट गया। तो 12 फरवरी को गांधी जी को मतलब कि 12 फरवरी को ना गिरफ्तार कर लिया जाता है गांधी जी को, इस तरह का। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाला जगह है, वहीं पर होता है। 1919 एक्ट है क्या? 1919 का एक्ट जो है ना ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के समय में आता है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जो होता है ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, और इसके समय में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के समय में आता है 1919 का एक्ट। ये एक्ट जो है, जबकि अंग्रेज कंपनी की बहुत सारी जो है कानून व्यवस्था चल रही थी, ये अलग से एक एडिशनल जोड़ा जाता है। ये लाया जाता है इसलिए कि भारत में जो है ना कोई भी मतलब कि बहुत सारे लोग जो है एक साथ चलते रहते हैं, और कुछ मतलब कि क्रांतिकारी के द्वारा कुछ मतलब कि इस तरह से काम कर दिया जाता था, जैसे बम पटक देना, किसी भी तरह का मतलब कि इस तरह का होता था। मतलब कि और भी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाता था अंग्रेजों को, मतलब कि कुछ घटना घटने वाली है तो वो दिखता था कि भीड़ से निकलते हैं लोग, भीड़ में घुस जाते हैं और उसके बाद जो है पता नहीं चलता। वो अपनी सुरक्षा के लिए मतलब कि ये एक्ट लाया, और भारतीय क्रांतिकारी को दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ये इसको गांधी जी ने काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। बिना FIR का गिरफ्तार किया जाता था इसमें, मतलब कि कहीं से भी संदेह होता था लोगों को उठा लेता था, पकड़ लेता था। 4 आदमी चल रहे हैं उसको पकड़ लेता था, इस तरह का। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कष्टदायक कानून था, और इसमें भारतीय क्रांतिकारी को सबसे बहुत ही नुकसान सहना पड़ा। इसका जो हाई कोर्ट इसका जो निर्णय देता था, हाई कोर्ट का 3 जज था, वही निर्णय देता था, उसी के द्वारा ये संचालित किया जाता था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी ने बताया था। रॉलेट एक्ट बोलते हैं इसको, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट क्या है? काला कानून के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के बारे में कुछ हम फैक्ट बोल देते हैं। गांधी जी का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, और 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, है ना, 69 को।
और इनके पिताजी का नाम जो है करमचंद गांधी है ना, पुतलीबाई, और इनकी माँ का नाम था कस्तूरबा गांधी जो है इनकी पत्नी थी। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, है ना, इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई की थी। और उसके बाद और अफ्रीका जो है 1793 में गए थे। अफ्रीका अगर पूछा जाए कब गए थे तो 1793, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका गए थे उस समय 1793 शिकागो में धर्म सम्मेलन में गए थे। हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ पे, हिंदू की तरफ मतलब कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व के तौर पे वहाँ पे वो गए थे। तो 1993 में गांधी जी ने अफ्रीका गया और वहाँ पे मतलब कि सबसे पहले अगर सत्याग्रह पूछा जाए गांधी जी का तो अफ्रीका में ही हुआ था। अगर पूछा जाए भारत में कब हुआ तब बताएंगे हम, चंपारण सत्याग्रह 1917 का है ना। ये चंपारण सत्याग्रह कहाँ गया, 1917 में हुआ था, ये 1917 में हुआ था। तो उसके बाद है गांधी जी वहाँ से आते हैं 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी की वापसी कब होता है, पर 9 जनवरी 1915 को आते हैं। उसको 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। गांधी जी मतलब बाहर से जो लोग आते थे पढ़ उड़ के या किसी भी काम से, तो उसको प्रवासी बोलते हैं। और गांधी जब आते हैं उसके बाद 10 तारीख को जो है ना विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पे भी जाने जाते हैं, और 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस के तौर पे जाने जाते हैं। उसके बाद गांधी जी का बहुत सारा आंदोलन है ना, चंपारण सत्याग्रह हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत में भी इन्होंने भाग लिया था, खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया था। उसके बाद गांधी जी का मात्र एक अधिवेशन गांधी जी का अध्यक्षता था, वो बेलगांव अधिवेशन 1924 का अधिवेशन था गांधी जी का। उसके बाद पूना पैक्ट गांधी जी के साथ हुआ था 1932 में, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन है गांधी जी का, है ना, करो करो और मरो का नारा दिया गया था इस तरह से। उसके बाद है कांग्रेस क्या है ना, कांग्रेस का स्थापना जो है ना 1885 में किया गया था। कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, 1885 में किया गया था, और ये 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ये होने वाला था पुणे में, बट हुआ क्या कि पुणे में हैजा फैल जाने के कारण वहाँ पे नहीं हो पाया, और मुंबई में इसको किया गया, मुंबई में। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे। कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और गवर्नर जो है ना, गवर्नर कौन था इस समय, तो डफरिन था। कौन था, डफरिन था गवर्नर। गवर्नर कौन था, तो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था गवर्नर। और प्रथम अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और संस्थापक फाउंडर ऑफ कांग्रेस का जो है वो ए.ओ. होम। कौन था, ए.ओ. होम था। इसका संस्थापक कौन था, ए.ओ. होम था। और इसमें कांग्रेस का जो है बहुत सारे अधिवेशन है, कुछ अधिवेशन इंपॉर्टेंट बता देते हैं। प्रथम मुस्लिम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना बरुद्दीन तैयब के तहत किया गया था। और उसके बाद प्रथम मतलब कि महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट के तौर पे जानी जाती हैं, जो 1917 में बनी थी। और उसके बाद जो है अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था, मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था, वो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। और इसमें उसके बाद ये हो गया, और बेलगांव अधिवेशन हो गया गांधी जी का 1924 में। कानपुर अधिवेशन जो है आपको 1925 में हुआ था। ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा 1925 में। और प्रथम कांग्रेस की महिला पूछा जाए अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, जो कि वो आयरलैंड से आई थी। उसके बाद है महाजन पद टोटल 16 हुआ करते थे। महाजन पद टोटल कितना, 16 हुआ करते थे। महाजन पद का जानकारी जो है आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों ग्रंथ से मिलता है। भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र में जैन धर्म की बुक है, उससे आपको महाजन पद की 16 महाजन पद की जानकारी मिल जाएगी। अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म से है, उसमें भी आपको महाजन पद की जानकारी मिल जाएगी। मनुस्मृति विभाग, इसमें टोटल विभाग जो है ना 8 प्रकार का। मनुस्मृति का जो किताब लिखा है मनु खुद लिखा है ना। वेद, टोटल वेद हुआ करते थे कितना, वेद जो है 4 हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद जो अभी वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। सबसे बाद वाला जो वेद है अर्थवेद है, जो इंसान से रिलेटेड सारा जो है क्रम जो है
वो अर्थवेद में मिलता है। जादू टोना है ना, इस तरह का जितना भी काम है, शादी विवाह मृत्यु वगैरह है ना, कार्य वगैरह जितना भी होता है सब अर्थवेद में मिलता है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है, वेदानों की संख्या 7 है, उपनिषद 108 है। उपनिषद कितना है? 108 है। उसके बाद है भारतीय संविधान विधि। भारतीय संविधान जो है ना बनाया गया है ना, भारतीय संविधान में टोटल 389 जो है सदस्य संविधान सभा के तहत इसको बनाया गया था। 389 सदस्य, 292 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांत से मतलब कि लिया गया था, और 93 सदस्य देसी राजवाड़ा से आचार्य चीफ कमिश्नर से लिया गया था। और इसको जो है ना 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है ना अंगीकार कर लिया गया, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया था संविधान सभा के तहत। और प्रथम अध्यक्ष जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। और ये 11 दिसंबर को है ना, 11 दिसंबर को बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। ये उसके बाद आ गया बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है ना 1905 में था। कब होता है? 1905 में था। ये कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है। बंगाल विभाजन को बगबग आंदोलन के भी नाम से जाने जाते हैं। उस समय स्वदेशी आंदोलन भी होता है। स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारा मतलब कि स्वदेशी आंदोलन इसलिए किया जाता है कि भारतीय वस्तु को हम लोग क्या करें, बैन करेंगे, मतलब कि उसको नकारेंगे और अपनी स्वदेश वाली वस्तु है खुद को निर्माण करके उसका उपयोग करेंगे, जिससे कि उस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वस्तुएं हैं उसको हम खरीद नहीं पाए, उसकी मतलब कोई भी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। इस तरह से स्वदेशी आंदोलन में होता है। बगबग आंदोलन भी होता है। इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमार सुनार बांग्ला जो गीत है वो गाया है, और रक्षाबंधन का त्यौहार भी इसमें बनाया। एक भाई दूसरे भाई को रक्षा बांध के एक दूसरे की सुरक्षा के लिए मतलब एक धागा को बांध के मनाया है। और ये बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को पूर्ण रूप से कर दिया जाता है 1905 में। और उस समय गवर्नर जो है ना लॉर्ड कर्जन रहता है। गवर्नर कौन रहता है? लॉर्ड कर्जन रहता है। 1898 में आता है और 1905 तक इसका समय जो रहता है लॉर्ड कर्जन का। रैयतवाड़ी बता ही दिए। महालवाड़ी जो होता है क्या है? लास्ट है। महालवाड़ी व्यवस्था जो है ना ये लॉर्ड मैकेंजी के समय में किया जाता है। लॉर्ड मैकेंजी के समय इसमें होता क्या है कि अंग्रेज जो है अस्थायी बंदोबस्त जो था यहाँ पे कानवालिस कोर्ट वो हो गया। उसके बाद रैयतवाड़ी हो गया और एक महालवाड़ी है। महालवाड़ी में होता है क्या कि लोग जो है ना मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसी एक गांव को एक कैंडिडेट को मुखिया मान लेता है और बोलता है कि आप जो है हमको इतना राजस्व आप इकट्ठा करके दो, जैसे भी होगा आप उछलो और उसके बाद हमको पहुंचा दो। अगर वो उस तरह से काम नहीं करता है, अगर कम होता है उसमें राजस्व में, तो उसका जो जमीन होता है उसको अंग्रेज को देना पड़ता था। इस तरह से तो सबसे बेकार वाली स्थिति देखा जाए तो ये वाली हो गई। और सबसे बेस्ट है स्थिति में तो रैयतवाड़ी, जबकि किसान को जीने के लिए 50% अनाज तो मिल रहा था। इस तरह ये छोटा सा वीडियो था जो हिस्ट्री का जो बताए हैं, जो एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में इससे जितना बोले हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे तो हैं, मात्र 40-39 क्वेश्चन, लगभग 150 या 200 के आसपास हम ऑब्जेक्टिव इसमें हम बताएं। और इसको आप मतलब कि लिख भी सकते हैं, मतलब कि एग्जाम में थॉटली आप लिखना चाहें तो कहानी के तौर पे लिख भी सकते हैं, जिस तरह से हम बताएं। ये आपके किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर होंगे वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।